Hi everybody, welcome to the English school. This is your teacher Rupali. आज हम क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोम द बॉल पोम रिटन बाय जॉन बेरीमैन पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम और ये आप लोगों के लिए मेरे लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है. लाइफ में कितनी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ हमारी इतनी डियर होती है, हमारे इतने क्लोज होती है कि उसे छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे बचपन में बलून्स होते थे, वो जब फूट जाते थे तो कितना बुरा लगता था. तो ये पोम आपको ये सिखा रही है कि दिस इज़ लाइफ. यू गेन थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न टू लेट देम गो ऑल्सो. आप हमेशा के लिए मटेरियल चीज़ों को अपने पास नहीं रख सकते हैं. तो वही मैसेज है जो ये पोम आपको दे रही है. Let's read the poem line by line. We'll also understand the difficult word meanings, and in the end we'll discuss the literary devices used in the poem. So watch this video till the end. Also hit the like button if you like this video. Also subscribe to my channel and press that bell icon because then you'll get notified whenever I upload a new video. Let's begin. The whole poem is in one stanza. I'll divide it in three for your and for my convenience. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So in this stanza, the poet is talking about a boy who has lost his ball. What is the boy now who has lost his ball? तो the first line आपसे पूछ रही है कि अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल को गुमा दिया है. What is he to do? अब वो लड़का क्या करेगा. ये आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है बॉल गुम होना, बट पोएट इस चीज़ पे आपका ध्यान दिलवाना चाह रहे हैं कि इट इज़ अ लॉस. बॉल जो है वो यहाँ पर सिंबल है किसी भी लॉस का. इट कैन बी द लॉस ऑफ योर डेज़ ऑल्सो. हो सकता है आप पुराने डेज़ को, अपनी प्रीवियस क्लास को बहुत मिस कर रहे हैं, तो बॉल उस चीज़ का भी सिंबल हो सकती है. तो कोई भी चीज़ जो आपसे गुम हो गई है, जो छूट गई है पीछे, उस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है यहाँ पर बॉल. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बॉल इज़ अ सिंबल हेयर. आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं आई सॉ इट गो, मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा था. merrily bouncing down the street. merrily bouncing, merrily means happily. तो बहुत खुशी से वो बाउंस करती हुई, बहुत चीयरफुली जंप करती हुई वो जा रही थी और वो स्ट्रीट से नीचे जा रही थी. एंड देन merrily ओवर, एंड देन बहुत हैप्पीली वो एक वाटर बॉडी के अंदर चली गई. देयर इट इज़ इन द वाटर. तो कहाँ लूज़ किया बॉय ने बॉल को? एक वाटर बॉडी के अंदर. और बॉल बहुत खुश थी. बॉल वॉज नॉट सैड. बॉल खुश थी ऐसा लिटरली हो नहीं सकता है. सो दिस इज़ अगेन अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज़ यूज्ड बाय द पोएट विच इज़ personification. We'll talk about it in a while. Let's continue with the poem. No use to say, oh, there are other balls. The poet is saying कि अब अगर मैं उस लड़के के पास जाके बोलता हूँ कि why are you so sad? It's okay, बहुत सारी balls हैं. But he is saying उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. There is no use to say, oh, there are other balls. Because it is not about just having any ball. लड़के को वही बॉल चाहिए because many memories are associated with that ball. उस बॉल से उस लड़के ने इतना खेला होगा और वो सारी मेमोरीज उस बॉल के साथ अटैच्ड हैं. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy.
बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ये पर्टिकुलर स्टैंजा आप लोगों को। लेट्स सी क्या मैसेज है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। जब उसकी बॉल उस वाटर बॉडी में चली जाती है तो अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, तो बॉय को ऐसा लगता है कि ये तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। हिज सैडनेस इज़ अल्टीमेट, फाइनल, उससे ज़्यादा सैड नहीं हो सकता था वो लड़का। तो अल्टीमेट सैडनेस, शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस विच ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का बहुत असर पड़ा उस लड़के पे। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। फिक्सेस द बॉय मीन्स नाउ ही कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर। वो वहाँ पर खड़े होके उसी जगह को देखे जा रहा है जहाँ पर बॉल उसकी चली गई। एज ही स्टैंड्स रिजिड, ट्रेम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज। तो वो वहाँ पर खड़े होके एंड ही कुड नॉट मूव, मतलब वो वहाँ से एक हिल नहीं पा रहा था, दूसरी जगह पर जा नहीं पा रहा था, बट वहीं खड़े खड़े ही वॉज ट्रेम्बलिंग, ही वॉज शेकिंग एंड ही वॉज स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर। तो वो बॉल इज़ अ सिंबल ऑफ हिज यंग डेज, इट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज इनोसेंट डेज। वो डेज जो कि जा चुके हैं, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। So he was staring down all his young days into the harbor where his ball went. Harbor is a place where ships load and unload goods. तो वहाँ पर ships goods, सामान को load और unload करती हैं, that is harbor. तो वहाँ पर उसकी बॉल चली गई। तो he was just looking there and उसे ऐसा लग रहा था कि मेरे सारे days चले गए, जो भी टाइम मैंने स्पेंड किया है वो सब उस बॉल के साथ उस पानी में चला गया। I would not intrude on him. So poet यहाँ कह रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। Intrude means to enter a situation where one is not welcome. तो मैं यहाँ पर बीच में जाके उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। That is what the poet decided कि I let him be. मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूँगा। A dime, another ball is worthless. डाइम इज़ 10 cents US करेंसी, ओके। तो मतलब मनी इज़ वर्थलेस। इस मोमेंट पे मैं जाके अगर उसे बोलूँगा आई विल गिव यू मनी, यू कैन बाय अनदर बॉल, दैट इज़ वर्थलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज अनदर बॉल, दूसरी बॉल से बॉय का दुख जो है वो कम नहीं हो जाएगा, उसे तो वही बॉल चाहिए बिकॉज इट इज़ अ सिंबल ऑफ हिज लॉस्ट डेज। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब उसकी बॉल वहाँ चली गई हार्बर में इन द वाटर, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉय अब बड़ा हो गया है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज़ कम टू हिम। और क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये कि आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इन लाइफ यू गेट थिंग्स एंड यू लूज थिंग्स, यू हैव टू लर्न टू बेयर द लॉस। आपको लॉस को झेलना सीखना पड़ेगा। दैट इज़ हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो बॉय वहाँ पर खड़े होके सेंस फील कर रहा था। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मीन्स जो चीज़ें आप ओन करते हैं। तो मटेरियल चीज़ें जो आप ओन करते हैं इस वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी आती हैं, और वो चीज़ें जाती भी हैं, हमेशा के लिए तो नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टॉयज़ बचपन में आप जिनसे खेलते थे वो टूट गए, गुम हो गए, तो उन्हें लूज़ करना आपके लिए मुश्किल रहा होगा, बट धीरे धीरे आप सीख गए। सेम विद एवरीथिंग, विथ टाइम ऑल्सो। टाइम जो है, जो अभी हम स्पेंड कर रहे हैं, वो भी दोबारा नहीं आता है। पीपल, कुछ लोग रास्ते में छूट जाते हैं, वो भी दोबारा नहीं आते हैं। तो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। सो ही सेइंग लाइफ में ऐसा तो होगा ही कि लोग नई नई बॉल्स खरीदेंगे, एंड बॉल्स अगेन इज अ सिंबल। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। And no one buys a ball back. Money is external. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो वो वहाँ पर खड़े होके the boy is learning,
well behind his desperate eyes. Desperate means hopeless. वो hopeless है because वो उस बॉल को वापस नहीं ले सकता है. तो when he is standing there and when he is feeling hopeless, at that time he is learning. वो कुछ ना कुछ सीख रहा है. और वो क्या सीख रहा है? The epistemology of loss. Epistemology means knowledge. तो he is having the knowledge of loss for the very first time. उसने अपनी लाइफ में कभी किसी चीज़ को लूज़ नहीं किया था. So this is the first time. और वो इस एक्सपीरियंस से लाइफ में आगे बढ़ना सीख रहा है. He is learning कि in this world of possessions you have to learn to grow up and you have to learn to let go. Okay. He is learning how to stand up, knowing what every man must one day know. और वो वहाँ पर खड़े होके he is learning how to stand up. मतलब आप फॉल कर जाते हैं, जब कोई चीज़ आपकी लूज़ हो जाती है, आपसे बिछड़ जाती है, तो you become very sad. It is like you fall down, but you have to stand up again. So a very beautiful metaphor is being used here. Knowing what every man must one day know. And he is standing there and getting to know what every man has to know one day. हर इंसान को ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी because उसके बिना he cannot survive, he cannot live. And most know many days how to stand up. और ये तो एक दिन की बात है, but कई लोग होते हैं जो daily they fall and daily they stand up. तो लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस आएंगे जब आपको लगेगा कि ये तो दिस इज़ द एंड, इससे ज़्यादा दुखी मैं हो ही नहीं सकता. बट देयर इज़ अनदर डे, देयर इज़ अनदर मॉर्निंग. यू हैव टू स्टैंड अप एंड यू हैव टू लिव एंड यू हैव टू लिव हैप्पीली. तो वो चीज़ आपको सीखनी है लाइफ में इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. Okay, so that is this poem giving you a very beautiful and strong message. Now let's look at the literary devices or the poetic devices used in the poem. First of all, it is in blank verse or free verse. There is no rhyme scheme in this poem. Okay. Then the literary device, symbolism is used. Symbolism is a figure of speech where an object, person or situation has another meaning other than its literal meaning. So what is a symbol here? I have been repeating it many times. The ball is the symbol. It is the symbol for boys' young and innocent days. It can be seen as the symbol of materialistic things also. Another literary device is repetition. Repetition is the repetition of words or phrases in the same line. What is being repeated in the very beginning. Second line, then balls is being repeated. Then we have alliteration. Alliteration is the repetition of the initial consonant sounds in the same line. So again, what, ver sound is being repeated. In balls, bur sound is being repeated. Another, buys a ball back, bur sound is being repeated. So alliteration. Next literary device is imagery. Imagery means जब कोई चीज़ रीड करके वो उसकी इमेज आपके दिमाग में आ जाती है. दैट इज़ द लिटरेरी डिवाइस इमेजरी. तो यहाँ तो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं. वन विच आई फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग इज़ merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. You can actually see the ball bouncing and then going in the water. तो ये एक imagery का example है. So that was all about this poem. This is one of my favorite poems. I hope you have understood it well and I hope you have liked it too. Thank you for watching the video till the end. Goodbye until we meet next time.